चलिए भाई, उम्मीद करते हैं आप की पढ़ाई स्टार्ट हो गई होगी। मेरे वीडियो अधिकतर बीटेक के स्टूडेंट्स के लिए रहते हैं। तो हमने पिछली बार इसके पहले एक वीडियो बनाया है जिसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पे हम बात कर रहे हैं। और आप लोग इंटर करके आते हैं, 12th आता है करके आप आए हैं, चाहे आपका सीबीएसई बोर्ड हो या आईसीएसई हो, कोई भी हो या यूपी बोर्ड हो, बट बेसिक कॉन्सेप्ट सब में कॉमन ही रहता है। आप कुछ भी करें, बीएससी करें, बीटेक करें या बी फार्मा करें, बेसिक कॉन्सेप्ट सब में कॉमन ही रहते हैं। तो हमारा जो प्रेफरेंस तो मेरा वैसे बीटेक के लिए ज़्यादा रहता है। तो अभी हमारा बीटेक का ही चल रहा है। पिछले वीडियो में मैंने बीटेक में आपको कई चीज़ें बताई थी, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह। आज कुछ अलग चीज़ें बता रहे हैं, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में हम बताते हैं। बहुत छोटे-छोटे से टॉपिक्स हैं और उनको हम पढ़ाते भी बहुत थोड़ा-थोड़ा सा ही हैं, जिससे आपके दिमाग में रहे कि ये क्या चीज़ें हैं। क्योंकि बीटेक में जिसका डीप या ब्रीफ नॉलेज चाहिए होता है, उसको हम ब्रीफ बता देते हैं, बट जहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं ज़रूरत है, वहाँ सिंपल ही चलते हैं। तो पिछले उसमें हमने जैसे आपको बताया है, तो पिछले उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हुन्स रूल और अबाउ और क्वांटम नंबर्स वगैरह आपने पढ़े हैं। चलिए आज जो स्टार्ट कर रहे हैं, आज हम आपको जैसे बताना शुरू कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसे आप सबसे पहले तो जान लीजिए कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। सबको पता है हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है संकरण। स्टार्टिंग में बच्चों को हिंदी और इंग्लिश का भी प्रॉब्लम रहता है, बट आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, क्योंकि केमिस्ट्री में इंग्लिश नहीं चेक होती है, आपकी केमिस्ट्री चेक होती है। तो केमिस्ट्री सही होनी चाहिए, इंग्लिश थोड़ा बहुत चलेगा, उसका कोई इशू नहीं है। ठीक, तो हाइब्रिडाइजेशन या संकरण आप पढ़ते हैं। स्टार्टिंग में मैं इसीलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्ड यूज करूंगी। हाइब्रिडाइजेशन या संकरण होता है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्बिटल, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्बिटल बाय ओवरलैपिंग। अब देखिए इसमें एक वर्ड आया है, मैं जो बताती हूँ, चाहे क्लास में बताऊँ चाहे यहाँ पर बता रही हूँ ऑनलाइन, तभी मैं हमेशा वन लाइन थ्योरी पर ही ज़्यादा प्रेशर बनाती हूँ कि ज़्यादा मैं उस पर ध्यान देती हूँ कि आप कोई भी टॉपिक याद करिए, उसको डीप में पढ़ना एक अलग मैटर है, वो तो आपकी नीड और आपकी इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। बट आपको एक लाइन की थ्योरी जरूर पता होनी चाहिए, जिससे आप भी अपने लिए भी रखें और कोई और भी पूछता है तो आप उसको बहुत इजी फॉर्म में, बहुत ही सरल भाषा में उसको एक्सप्लेन कर सके। क्योंकि केमिस्ट्री के नाम से बच्चे वैसे ही भागते हैं, और अगर हमने उसको और भी कॉम्प्लिकेटेड बना दिया तो और भी बच्चे भागने लगते हैं। फोबिया रहता है पीसीएम वालों को वैसे भी थोड़ा सा। तो मैं बहुत सरल भाषा में बताने की कोशिश करती हूँ। तो जैसे और सरल और शॉर्ट, तो जैसे ये आपका हाइब्रिडाइजेशन या संकरण है, तो इसको हम वैसे आप पढ़ें तो बहुत लंबी चौड़ी इसकी डिफिनीशन है, बट मेरे हिसाब से ये सिर्फ सिंपल सी डिफिनीशन है कि न्यू ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है बाय ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग को आपने हिंदी में पढ़ा होगा अतिव्यापन। अतिव्यापन का मतलब होता है कि ऑर्बिटल्स जो हैं उनकी मर्जिंग होती है, एक तरीके से जो दो या दो से अधिक ऑर्बिटल्स होते हैं आपस में मर्ज होते हैं, उसमें ओवरलैपिंग होती। तो ये ओवरलैपिंग ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, अगर आप देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर देखेंगे तो ये ओवरलैपिंग कई तरीके की हो सकती है। जैसे अगर एक इलेक्ट्रॉन एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होकर अगर आपकी ओवरलैपिंग हो रही है तो उसमें सिंगल बॉन्ड बनता है। या आप सिंगल बॉन्ड मान लीजिए, या हम पहले हाइब्रिडाइजेशन के बिहाफ पे देख लें, तो अगर दो ऑर्बिटल को ओवरलैपिंग हो रही है तो sp बनेगा। अगर यहाँ पर तीन ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो रही है तो sp2 बनेगा। अगर यहाँ पर हमारे चार ऑर्बिटल यानी कि एक s और तीन p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो रही है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ये डिपेंड करता है इसमें बॉन्डिंग भी कितनी है। ठीक है,
तो ये देखिए आप जैसे इसमें आपको सिंपल सी एक डिफिनीशन या परिभाषा बताई जाती है कि जब एक s और एक p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग के द्वारा या अतिव्यापन के द्वारा नए sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं तो इसको sp संकरण कहा जाता है, या इंग्लिश में आप इसे कह सकते हैं व्हेन वन s and one p ऑर्बिटल form a new sp orbital by overlapping then it is known as sp hybridization। सेम केस यहाँ पर है 1s and 2p कह सकते हैं, लैंग्वेज वही रहेगी, बस p का नंबर बढ़ता चला जाता है। तो आपके बीटेक के सिलेबस में मेन रूप से यही 3 ज्यादा यूज होते हैं, बाकी में होता तो ये मोर देन 6 है, sp3d sp3d2 और फिर वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में उल्टे वाले चलते हैं, बट आपके लिए ये 3 सफिशिएंट है। ठीक है, तो पहले तो ये हाइब्रिडाइजेशन क्लियर होना चाहिए, फिर बॉन्ड फॉर्मेशन क्लियर होना चाहिए। तो बॉन्डिंग यहाँ पर जैसे कोवेलेंट बॉन्डिंग ही ज्यादा है, इसमें इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड तो इतना ज्यादा नहीं है। तो मेन आपके कोवेलेंट बॉन्ड इसमें आपको पढ़ना है बीटेक में, इसमें इन्हीं की ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं उसको देखिए, फिर मैं वही आपको बता रही हूँ कि मैं एक वर्ड या एक लाइन में आंसर बताने की कोशिश करती हूँ। तो कोवेलेंट बॉन्ड जो है अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आप बहुत लंबा चौड़ा आंसर इसका ना तैयार करें, आप बस इतना तैयार करें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्डिंग में तो पेयर एंड पेयर का भी कोई टेंशन नहीं है, आप शेयर कीजिए इलेक्ट्रॉन का, इक्वल नंबर शेयरिंग होती है, ये भले याद कर लीजिए कि इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं या शेयरिंग ऑफ इक्वल इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं। अब इसमें जो है कई चीजें हैं, जैसे इसमें आप पहले तो पढ़ेंगे कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स या बॉन्ड कह सकते हैं कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो अब इसमें देखिए टर्मिनोलॉजी है, एक नॉन बॉन्डिंग होता है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, ये कह सकते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कुछ और भी चीजें हैं वो भी बताएंगे आपको। नॉन बॉन्डिंग नाम से ही पता चला है कि ये बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो इसीलिए इनको कहा जाता है लोन पेयर। ठीक, और ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये अनपेयर्ड होते हैं, ये पेयर में नहीं होते। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि जब आप इसको पहचानेंगे कैसे, जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको बता दूं, मान लीजिए नाइट्रोजन का एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ। नाइट्रोजन में 7 एटॉमिक नंबर है, इसका 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया ये। तो आप इसकी लास्ट सेल अगर आप देख रहे हैं तो इसमें ये कंडीशन आपको दिखेगी। सेकंड सेल इसकी लास्ट सेल है, सेकंड सेल इसकी लास्ट सेल है। सबको पता है पी में px py pz 3 ऑर्बिटल होते हैं, ये देखिए 3 इलेक्ट्रॉन है। और जैसे अगर इसमें जो है नाइट्रोजन का क्या है कि नाइट्रोजन में जो है ये कंडीशन इसकी नॉर्मल स्टेज की है। तो अब इसमें देखिए क्या होता है कि ये जो इसका है ये नॉन बॉन्डिंग है, ये नॉन बॉन्डिंग है क्योंकि ऑलरेडी ये पेयर है, तो जब ये पेयर्ड है तो ये बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो ये नॉन बॉन्डिंग हो गए। और ये तीनों जो हो गए हैं ये बॉन्डिंग में हो गए। ठीक है, और ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इनकी वजह से इसका हाइब्रिडाइजेशन डिस्टर्ब हो जाता है। वो आपने देखा होगा, जैसे अमोनिया में आप देखते हैं, अमोनिया में देखते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन जो होता है, अभी बताएंगे आपको कि ये वेस्पर थ्योरी अभी बताएंगे, उसमें बताएंगे। पहले तो आप पहचान लीजिए कि बॉन्डिंग क्या होता है, नॉन बॉन्डिंग क्या होता है। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की कभी भी आप सुने या कंसीडर करें तो आप तुरंत दिमाग में आपके आना चाहिए दीज आर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये अनपेयर्ड होते हैं, अयुग्मित होते हैं। नॉन बॉन्डिंग या लोन पेयर जो होता है उसमें डबल इलेक्ट्रॉन होगा। और ये सब तो मैं पहले इसके पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि हाफ एरो क्या रिप्रेजेंट करता है, और ये अगर अपर स्पिन है या लोअर स्पिन है तो इसका क्या मतलब होता है। ठीक, एक तो पहले ये चीज जान लीजिए कोवेलेंट बॉन्डिंग में। फिर कोवेलेंट बॉन्डिंग में आप क्या जानेंगे कि बॉन्ड जो बॉन्ड है 2 तरीके से बताए जाते हैं। एक तो बताए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक, इसमें आपके एक होगा सिंगल, यानी कि शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। इसमें शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे हमने हाइड्रोजन का एग्जाम्पल लिया तो आप देखिए ये 1/1 हो रहा है। इसी तरीके से जब आप डबल लेंगे तो ये डबल बॉन्ड हो गया। इसमें देख लीजिए जैसे हम ऑक्सीजन का देख रहे हैं,
ऑक्सीजन में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो गया। अच्छा, शेयरिंग किस पे डिपेंड करती है ये तो सबको पता होगा, जहां तक नहीं पता तो मैं बता दे रही हूँ कि लास्ट सेल या लास्ट सब सेल को कंप्लीट करने के लिए, लास्ट सेल भी कह सकते हैं, लास्ट सब सेल भी कह सकते हैं, उसको कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की ये शेयरिंग करते हैं, और कंप्लीट करना आपको सबसे ध्यान यही रखना है कि आप ये कहेंगे कितना इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगा, तो ये डिपेंड करता है कि उसके आउटर मोस्ट सेल में या आउटर मोस्ट सब सेल जो आप देख रहे हैं उसमें कितने इलेक्ट्रॉन कम है उसको कंप्लीट करने के लिए, उसको फुलफिल करने के लिए। तो उसको जो फुलफिल करने के लिए, पूर्ण करने के लिए आप कहें कि जैसे p ऑर्बिटल है तो p सबसे अगर आपको देख रहा है तो p में 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर किसी में 4 है तो इसका मतलब वो 2 की शेयरिंग करेगा, अगर 3 है तो वो 3 की शेयरिंग करेगा। तो जितनी शेयरिंग करेंगे उसके बिहाफ पर, उसके बेसिस पर जब आप देखते हैं तो ये होते हैं सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। जैसे आप नाइट्रोजन का केस, अब इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप नाइट्रोजन के और ऑक्सीजन के और हाइड्रोजन का बना के देख लीजिए, तो आप देखेंगे हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ऑक्सीजन को 2 की और नाइट्रोजन को 3 की। इसीलिए 3 तरीके का बॉन्ड बनाते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, कहीं कोई चीज समझ में नहीं आए तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। और कहाँ पर पूछ सकते हैं? कमेंट बॉक्स में। आपको जितना मन करे उतना पूछिए, कोई इशू नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में डालिए, छोटे मोटे क्वेश्चन होंगे तो वहीं आपके कमेंट पे ही आंसर हो जाएगा। बड़ा क्वेश्चन होगा तो उस पर वीडियो बना के आपको पर्सनली ईमेल कर दिया जाएगा, आप उसकी बिल्कुल टेंशन ना लें। ठीक, अब एक तो ये होता है, और दूसरा ये बहुत जरूरी है, ये तो सबको पता होगा जहां तक, फिर भी अगर नहीं पता है तो मैंने इसीलिए बता दिया आपको कि ये 3 तरीके का आपको बताया कि बॉन्डिंग किस तरीके की होती है। और इसमें अगर आप, एक और होता है जिसकी जरूरत आपके इसमें बीटेक में बहुत ज्यादा पड़ने वाली है, ये भी क्लासिफिकेशन ही मान सकते हैं या टाइप्स मान सकते हैं कोवैलेंट बॉन्डिंग का, ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग, जिसमें आपके 2 तरीके के आते हैं, सिग्मा और पाई। ठीक, सिग्मा जो होता है देखिए कैसा दिख रहा है आपको, लीनियर दिख रहा है, रेखी। तो ये जो है लीनियर ओवरलैपिंग से बनता है। अगर ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग लीनियर होती है तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जैसे आप एग्जांपल दे सकते हैं, एस का ले लिया और ये देखिए पी का होगा। ठीक, पी का भी आप कर सकते हैं। ये देखिए ओवरलैपिंग, इस तरीके की ओवरलैपिंग अगर कहीं आ रही है तो वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, और ये पाई जो है इसको साइड टू साइड ओवरलैपिंग होती है। देखिए जैसे इनके स्ट्रक्चर हैं वैसे ही इनमें ओवरलैपिंग हो रही, इसलिए कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, कोई कंफ्यूजन होने का कोई चांस ही नहीं है। जैसे सिग्मा को देखिए आप लीनियर है, पाई आपका देख रहे हैं आप साइड टू साइड टच कर रहा है, तो इसमें साइड टू साइड ही इसमें ओवरलैपिंग भी हो रही है। ये देखिए इस तरीके की ओवरलैपिंग हो रही है, तो ये हो जाता है पाई। इसीलिए पाई बॉन्ड जो बनता है वो कभी भी एस ऑर्बिटल में नहीं बन सकता है, और ये कंपलसरी होता है कि जब तक आपका सिग्मा बॉन्ड नहीं बनेगा तब तक पाई बॉन्ड बनने के चांस भी नहीं होते हैं। जब पहले सिग्मा बनेगा तभी आपका पाई बॉन्ड बनता है। तो ये 5 बॉन्ड जो है आप ध्यान में रखिए, 5 टाइप्स बॉन्ड है, ये आप देख लीजिए कि सिग्मा, पाई, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि इनकी टर्मिनोलॉजी आपके पास आएगी कोवैलेंट बॉन्डिंग में। ये 5-6 टर्म्स हैं, जैसे नॉन बॉन्डिंग, बॉन्डिंग, लोन पेयर। ये क्या होता है, जैसे हमने नॉन बॉन्डिंग की बात की कि बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करा, तो आपके तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि इसका मतलब ये लोन पेयर है। अगर हमने कहा कि यहाँ में बॉन्ड बनाना है तो आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए कि ये जो है नेचुरली अनपेयर्ड होगा, तभी ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा। अब आप सिग्मा और पाई की बात कर रहे हैं तो सिग्मा में देख लीजिए, जरा इधर भी नजर डाल दीजिए, सिंगल बॉन्ड में 1 सिग्मा होता है, मतलब मैंने पहले बताया कि बिना सिग्मा के पाई बन ही नहीं सकता। डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा होगा, 1 पाई होगा। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड में मतलब पहला जो बेसिक बॉन्ड होता है वो सिग्मा होता है, उसके बाद जितने भी बॉन्ड बनते हैं वो पाई बॉन्ड बनते हैं, और जितना भी पाई बॉन्ड होता है उसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं किया जाता है। जैसे कि आप देखते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ CO2 का हाइब्रिडाइजेशन देखा है, तो CO2 में अगर हम कहें कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है तो हम इसको मान के चलेंगे 2 बॉन्ड, मतलब 2 सिग्मा है तो 2 बॉन्ड, तो 2 बॉन्ड में ओवरलैपिंग 2 ऑर्बिटल की हो रही है, तो इसमें मतलब हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp। सेम केस जब आप बेंजीन देख लीजिए या आप देख लीजिए एथिलीन को, तो ये देखिए आप,
ठीक है। इसमें जितने कार्बन है उतना हाइब्रिडाइजेशन माना, उतने अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन निकलता है। तो इसमें एक का जैसे CH2 का अलग निकालेंगे तो एक CH2 में आप बॉन्डिंग देखिए कितनी है, 2 हाइड्रोजन है और एक ये कार्बन के साथ है। इसको डबल बॉन्ड है लेकिन आप इसको एक काउंट करेंगे, मतलब हमारे 3 ऑर्बिटल इसमें ओवरलैपिंग दिखा रहे हैं। आपको सीधे सीधे दिख रहा है कि 3 बॉन्डिंग हो तो रही है, 4 बॉन्डिंग हो तो 4 में ओवरलैपिंग हो रहा है, क्योंकि पाई बॉन्ड भी बन रहा है लेकिन पाई बॉन्ड को हाइब्रिडाइजेशन काउंट नहीं करेंगे। तो टोटल हमें यहाँ 3 बॉन्डिंग दिख रही है। तो मतलब हमारा जो ईच कार्बन अलग अलग दोनों कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन दिखाएंगे, 2p और x। ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन भी जनरली आप चीजें याद रखिए क्या होता है, वो चीजें देखिए मैंने आपको बता दी हैं। इनकी जरूरत आपके बीटेक के सिलेबस में पड़ती है। मैं जितना भी, मैं बीटेक की टीचर हूँ तो मैं बीटेक का ही ज़्यादा बताती हूँ। मुझे बीटेक के स्टूडेंट्स को ज़्यादा क्लियर करना रहता है, तो इसलिए मैं वही कॉन्सेप्ट, वही टॉपिक्स ज़्यादा बताती हूँ और उतना ही बताती हूँ जितना बीटेक में ज़रूरत है। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि अगर बच्चे बहुत डीप में या बहुत ज़्यादा ब्रीफ में पढ़ लेते हैं तो वो अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। जो उन्हें चाहिए क्या वो खुद नहीं पता कर पाते हैं। अब मान लीजिए हाइब्रिडाइजेशन लिया और हाइब्रिडाइजेशन में उन्होंने 2 घंटे पढ़े हुए हैं, तो 2 घंटे में तो इतना सारा हाइब्रिडाइजेशन पढ़े होंगे कि वो खुद डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि हमको यहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है। तो मैं बीटेक की टीचर हूँ तो मुझे पता है कि बीटेक में कितना हाइब्रिडाइजेशन की नीड होती है। लेकिन फिर भी अगर आपको ज़रूरत है कहीं पर, तो अगर आपका मन करता है तो आप अलग से पढ़ना चाहें तो इस जितने भी टॉपिक मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, इस हर टॉपिक पे मैंने ब्रीफ में वीडियो बनाए हुए हैं। आप मेरे वीडियो भी पढ़ सकते हैं कहीं और से भी, लेकिन मैं कुछ बच्चों को सजेस्ट यही करती हूँ कि आप पहले तो ब्रीफ में पढ़ लीजिए, लेकिन ब्रीफ आप बाद में उसको एक किनारे कर दीजिए और फिर आप अपनी क्वालिटी उठाइए कि आपको कितनी ज़रूरत है। ठीक है, उतना ही अपने दिमाग में रखिए। बाकी आप पढ़ने के लिए इंटरेस्ट में है या कहीं कंफ्यूजन है तो उसको क्लियर कर लीजिए, लेकिन बाद में फिर आप इतना दिमाग में रखिए जितने की आपको जरूरत पड़नी है। ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया और बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग हो गई। देखिए आप उसके बाद है, इसमें आता है, इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है वेस्पर थ्योरी या VSEPR थ्योरी, जिसको कहा जाता है बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सिव थ्योरी। ठीक है। आप देखिए आपने वेस्पर थ्योरी की बहुत लंबी चौड़ी डिफिनीशंस पढ़ी होंगी, बट मैं इसको फिर एक लाइन में बता रही हूँ। ये एक तरीके से जैसे आपका घर का मुखिया होता है, उसी तरीके से जो भी कोई कंपाउंड है उसका जो सेंट्रल एटम होता है, जैसे इसमें सेंट्रल एटम कौन है, कार्बन, ये है आपका सेंट्रल एटम। ठीक है। सेंट्रल एटम या केंद्रीय परमाणु का मतलब ये होता है कि जिसके पास इतनी कैपेसिटी हो कि बाकी के जितने भी उसमें एलिमेंट्स हैं या एटम्स हैं वो सारे उसमें अटैच रहे। ठीक है ना। उसके पास इतना बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग या वैकेंट ऑर्बिटल इतना होना चाहिए कि बाकी सबको उसी के साथ अटैच किया जाए। आप देखने में आप सीधे सीधे जान सकते हैं उसकी संख्या जो है सबसे कम होगी मॉलिक्यूल के अंदर, या नंबर जो है उस सबसे कम होगा। ठीक है। तो वेस्पर थ्योरी क्या होती है कि ये एक तरीके से अथॉरिटी देती है सेंट्रल एटम को, जो इस कंपाउंड का मुखिया है, जो मेन है, कि आप अपने कंपाउंड, अपने मॉलिक्यूल को स्टेबल कीजिए, चाहे जैसे, मतलब चाहे जैसे वर्ड जो ये बाई एनी वे जो आपका आता है, ये वर्ड ही इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये सारे रूल तोड़ने की, सारे रूल अवॉइड करने की अथॉरिटी दे देता है सेंट्रल एटम को, कि आप ना हाइब्रिडाइजेशन को मानिए ना बाकी की थ्योरीज को मानिए, बट आप अपने मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी पे कंसंट्रेट कीजिए। ये देती है अथॉरिटी कौन, वेस्पर थ्योरी में। VSEPR थ्योरी टोटली इस पे देती है। जैसे इसका एग्जाम्पल आपने, बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है इसका, मीथेन, अमोनिया और वाटर। मीथेन, अमोनिया और वाटर में आप पढ़ते हैं कि इसमें जो है तीनों में आप देखेंगे, तीनों में देखिए क्या कंडीशन है, मैं आपको बता दूं। पहले भी आपने पढ़ा होगा लेकिन शायद मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है, क्योंकि मैं बहुत इधर उधर की चीजें नहीं बताती, मैं सीधे सीधे बताती हूँ, जिससे बच्चे जो है कम टाइम में ज्यादा तैयार कर सके। अब जैसे इसमें देखिए सेंट्रल एटम हम मान के चले तो इसमें सेंट्रल एटम हमारा है कार्बन, इसमें सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन, इसमें सेंट्रल एटम है ऑक्सीजन, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन को तो हम केंद्रीय परमाणु या सेंट्रल एटम बता ही नहीं सकते। अब इसमें देखिए कंडीशन क्या है कि ये कार्बन जो है ये 4 बॉन्ड बना रहा है, मतलब इसके पास जो अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो आप देखेंगे इसमें कि ये 4 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है। यहाँ मैं टेट्राहेड्रल प्रॉपर नहीं बना रही, वो आप समझ लीजिए कि जो CH4 है इसका स्ट्रक्चर जो क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। ठीक है। ठीक
sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, 4 बॉन्ड बना रहा है तो 3 p और 1 s, ये 4 ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग दिखाएगा सिंपल। ठीक, नाइट्रोजन की कंडीशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन इसमें भी सिंपल sp3 होगा, लेकिन यहां पर प्रॉब्लम ये है कि इसके पास एक लोन पेयर है और 3 हाइड्रोजन। ठीक, तो अब प्रॉब्लम ये आती है कि यहाँ पर ये देखिए एक लोन पेयर है, 3 बॉन्डिंग है, तो प्रॉब्लम ये आती है कि यहाँ ये जो लोन पेयर है ये इसमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि ये जो है ये इधर भी प्रेशर बनाएगा, ये इधर भी प्रेशर बनाएगा, क्योंकि जो प्रेशर जो ये रिपल्सन का सीक्वेंस होता है वह एलपी में सबसे ज्यादा होता है। एलपी का मतलब होता है लोन पेयर, लोन पेयर में रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है, लोन पेयर टू लोन पेयर आप कह सकते हैं। चलिए देखिए मैं बता दे रही हूँ शॉर्ट में, यहाँ पर एलपी टू एलपी रिपल्सन जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है, एलपी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता है हमारी केमिस्ट्री में। फिर एलपी से ज्यादा फिर ये होता है एलपी टू, ये एलपी टू बीपी, बीपी का मतलब होता है बॉन्डिंग पेयर या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं आप इसको, उससे फिर होता है बीपी टू बीपी या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। और वैसे पीपी आप वर्ड यूज ना करें, नहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे, बीपी का मतलब आप मत यूज करिए, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यूज करिए, बी कहिए उसको। ठीक है, बहुत शॉर्ट में मैंने बता दिया है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हुआ, और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्सन होता है वो इनके कंपेरिजन में बहुत कम होता है। तो जो लोन पेयर है वो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। तो आप ये देखिए बीच वाला सीक्वेंस यहाँ काम करेगा कि मतलब ये लोन पेयर जो है ये दोनों हाइड्रोजन को इधर से भी और उधर से भी कंजेस्टेड करेगा, मतलब पुश करेगा, रिपल्स करेगा, तो जिसकी वजह से आप यहाँ देखिए तो इनका बॉन्ड एंगल निकल के आता है 109 डिग्री समथिंग, कुछ रेडियन होता है, लेकिन आप 109 डिग्री मान के चलिए। यहाँ पर ये डिक्रीज हो जाएगा और ये हो जाएगा 107 डिग्री। ठीक, अब ऑक्सीजन के साथ प्रॉब्लम और भी ज्यादा है। ऑक्सीजन के साथ प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर तो और प्रॉब्लम है, यहाँ एक लोन पेयर ना होकर 2 लोन पेयर है, तो 2 लोन पेयर की वजह से ये हाइड्रोजन जो है वो बेचारा नन्ही सी जान और ज्यादा बेचारा अंदर दब जाएगा बिल्कुल। ये तो 2 लोन पेयर हो गए, ये आपस में भी एक दूसरे को रिपल्स करेंगे और यहाँ हाइड्रोजन की तो जान ही ले डालेंगे बिल्कुल, तो ये बेचारा बिल्कुल माइनर होता चला जा रहा है और इसका जो एंगल हो जाएगा 104 डिग्री हो जाएगा। आप एंगल पे ध्यान दें, डिजाइन पे ध्यान ना दें, क्योंकि डिजाइन जो है डिफरेंट बनी हुई है, आप उसकी टेंशन ना लें कि ये एंगल तो हमें सब बराबर लग रहे हैं, अब मैम क्या बतानी ये तो बहुत छोटा लग रहा है 109 डिग्री है। आप एंगल पे ध्यान दें, स्ट्रक्चर तो आप रफली मैं बना रही हूँ तो उसका नहीं है। तो आप देखिए कि यहाँ 109 है, यहाँ पर ये 107 हो गया, 107 होने की वजह से इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा पिरामिडल और ये और ज्यादा कंजेस्टेड हो जाएगा, इसलिए इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा बेंड, और ये तीनों में ही sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो आप देखिए इन्होंने क्या किया कि वेस्पर थ्योरी ने इनको अथॉरिटी दी है कि भले ही हाइब्रिडाइजेशन आप पे तीनों में कॉमन दिख रहा है, लेकिन स्ट्रक्चर तीनों के चेंज है, एंगल तीनों के चेंज है। क्यों चेंज है, क्योंकि अगर नाइट्रोजन जो है अपना स्ट्रक्चर पिरामिडल नहीं करता तो वो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं होता, टूट जाता। सेम केस आपका वाटर का है कि अगर ऑक्सीजन अपने मॉलिक्यूल को स्टेबल नहीं करता, अगर उनको रिपल्स नहीं करेगा, बेंट स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा, उसका बॉन्ड एंगल डिक्रीज नहीं करेगा, तो ये मॉलिक्यूल जो है स्टेबल नहीं हो पाएगा, ये टूट जाएगा। तो ये अथॉरिटी किसने दी है इनको, वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी जो है सेंट्रल एटम को ये अथॉरिटी देता है, सेंट्रल एटम को ये अथोराइज करता है टू स्टेबल द मॉलिक्यूल बाय एनी वे एंड डिक्रीज द रिपल्सन बिटवीन बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं या एटम्स कह सकते हैं। ठीक है, कि स्टेबिलिटी जो है उसको इंक्रीज करना है और रिपल्सन को मिनिमाइज करना है, ये वेस्पर थ्योरी बताती है। ठीक है, तो चलिए ये तो आपको हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड चीजें आपको बता दी। देखिए कोवेलेंट बॉन्डिंग ही मेन रूप से आपके बीटेक के सिलेबस में है, तो कोवेलेंट बॉन्डिंग से रिलेटेड जितनी चीजें हैं वो बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, इटसेल्फ की कोवेलेंट बॉन्डिंग होती क्या है, तो कोवेलेंट बॉन्डिंग भाई शेयरिंग से होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, इक्वल नंबर ऑफ शेयरिंग होती है। ठीक है, उसके बाद आपने पढ़ा कि ये 3 होता है, सिग्मा पाई और सिग्मा और पाई 2 तरीके का होता है, ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग और ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शेयरिंग पे सिंगल और डबल और ट्रिपल। तो सिग्मा जो होता है वो लीनियर ओवरलैपिंग से बनता है, जो पाई होता है वो साइड टू साइड ओवरलैपिंग से बनता है। फिर आपने हाइब्रिडाइजेशन देख लिया, हाइब्रिडाइजेशन के बाद आपने देख लिया वेस्पर थ्योरी। अब उसके बाद एक और इसमें इंपॉर्टेंट टर्म है पोलैरिटी। ठीक है,
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह मैं इसमें भी ऊपर बता चुकी हूँ। उसके अलावा एक क्वांटम नंबर पे मेरा एक सेपरेट वीडियो है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे एक मेरा सेपरेट वीडियो है। जिसको भी दिक्कत हो कोवेलेंट बॉन्डिंग में, उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, चाहे वो आप बाउ का पढ़िए, चाहे आप नील्स बोर का पढ़िए, दोनों सेल्स में या सब सेल्स में, पूरा आप डिटेल में बिल्कुल पढ़ लीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको डिटेल में ही पढ़ना चाहिए। वैसे बीटेक के सिलेबस में 1 to 30 है, 1 to 30 एटॉमिक नंबर तक का ही है, लेकिन ये तो मैं सजेस्ट करूंगी कि इलेक्ट्रॉनिक क्वांटम नंबर को आप शॉर्ट में पढ़ लीजिए, बट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत डिटेल में पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसकी जरूरत आपको बार बार पड़ेगी, और ये कोई याद करने वाली चीज नहीं है। आप कहाँ तक याद करेंगे? तो उसको पहले समझ लीजिए, और उसको तैयार आपके दिमाग में हमेशा एट स्पॉट रहना चाहिए कि कहीं भी कुछ आ रहा है तो मुझे पेज पलटने की या कॉपी देखने की जरूरत ना पड़े। आप ऐसे ही दिमाग में आ जाना चाहिए। आप देखिए एक टर्म आया है पोलैरिटी। पोल का मतलब होता है, केमिस्ट्री में पोल का मतलब होता है प्लस एंड माइनस। ठीक है, जैसे आपके फिजिक्स में साउथ पोल और नॉर्थ पोल होते हैं। फिजिक्स में अगर आपसे पोल की बात की जा रही तो आपके दिमाग में तुरंत आता है इट विल बी साउथ और नॉर्थ। अगर यहाँ पर केमिस्ट्री में पोल की बात हो रही, यानी कि ध्रुव, ध्रुव कहते हैं इसको हिंदी में, या पोल कह सकते हैं। तो पोल जो होता है, अगर बात आ रही तो केमिस्ट्री में पोल का मतलब होता है प्लस और माइनस, यानी कि जिसको आप पढ़ते हैं कैटायन एंड एनायन। ठीक है, अब यहाँ बात कोवेलेंट बॉन्डिंग की हो रही है। आप कहेंगे यहाँ पर कैटायन और एनायन कहाँ से आ जाएंगे, क्योंकि आयन जो होते हैं वो तो फॉर्म होते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग में। यहाँ पर कैसे आ जाएंगे, तो उसी को आपको देखना है। उसको देखने से पहले आप थोड़ा सा इन चीजों पे नजर डाल लीजिए। एक टर्म है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। सबको पता होगा वैद्युणात्मकता या इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, नहीं पता है तो मैं बता रही हूं। फिर मैं वही एक लाइन में बताऊंगी। कैपेसिटी ऑफ न्यूक्लियस, कैपेसिटी या एबिलिटी कह सकते हैं ऑफ न्यूक्लियस टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स कहीं भी आउटर मोस्ट सेल या उसके पहले के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अट्रैक्ट करने की जो न्यूक्लियस की कैपेसिटी होती है उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, अब सीधी सी बात है, जैसे लाइन से समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, खींचने की जो कैपेसिटी होती है उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है। तो मतलब जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी भी ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की पावर रखता है। जैसे आपके उसमें ऑक्सीजन है, आपके उसमें हैलोजेंस हैं जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन वगैरह हैं। ये सब जो होते हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ बात अगर सोडियम के साथ हम ऑक्सीजन को लगाएं तो समझ में आता है भाई सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ऑक्सीजन ने खींच लिया, हाइड्रोजन ने दे दिया तो क्लोरीन ने खींच लिया, बाद वो मेटल्स पोटेशियम ने दे दिया तो क्लोरीन ने खींच लिया। लेकिन यहाँ पर हम खींच कर कहीं जा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारी कोवैलेंट बॉन्डिंग है। तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम होती है कि कई बार क्या होता है कि शेयरिंग तो हो जाती है इलेक्ट्रॉन की, लेकिन उनके बीच में प्रॉब्लम ये होती है कि अगर एक एलिमेंट की या एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज्यादा होती है कि वो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर खींच लेता है, तो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। जो अपोजिट एलिमेंट है उसके पास शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर का प्रभाव या इफेक्ट कम हो जाता है और ये थोड़ी दूर को खींच जाता है। जैसे शेयरिंग या साझा करते हैं, मान लीजिए कोई कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं तो जिसकी कैपेसिटी ज्यादा होती है वो डोमिनेंट रहता है। ठीक है ना भाई, कोई ज्यादा स्ट्रांग है, जिसका ज्यादा जो स्ट्रांग है उसके पास कैपेसिटी ज्यादा है, तो वो कमजोर वाले पार्टनर को थोड़ा दबा के रखता है। तो सेम केस यहाँ भी है कि भाई क्लोरीन जो है उसके सामने हाइड्रोजन तो बच्चा ही है बिल्कुल, तो ये क्या करता है कि ये जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है इसको अपनी ओर खींचे रहता है। अब नेचुरल सी बात है, जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचे हुए है तो ये थोड़ा सा वैकेंट हो गया। जब ये थोड़ा सा वैकेंट हो गया तो ये अपने आप को वैकेंट दिखाएगा। ये पूरी तरह से तो नहीं है क्योंकि शेयरिंग में थोड़ा पार्टिसिपेशन तो इसका है, लेकिन ये थोड़ा सा वैकेंट भी है क्योंकि उन इलेक्ट्रॉन शेयरिंग पेयर पर इसका बहुत ज्यादा अधिकार नहीं होता है। तो इसलिए ये थोड़ी सी अपनी वैकेंसी दिखाएगा, यानी कि इसके पास पार्शियल प्लस चार्ज आ जाएगा, यानी कि पॉजिटिव कैरेक्टर इसके पास थोड़ा सा आ जाएगा, थोड़ा सा आएगा, इसीलिए इसको कहेंगे पार्शियल। अगर ये फुली हो जाता तब तो ये कैटायन बन जाता। अब इसके पास जब इलेक्ट्रॉन पेयर पूरा इधर डोमिनेंट हो रहा है, इसी पे अटैच हो रहा है, तो सीधी सी बात है कि इसके पास थोड़ा सा नेगेटिव नेचर आ जाएगा, यानी कि ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज दिखाएगा। तो ये जो दोनों बन रहे हैं ये बन गए पोल, प्लस और माइनस। तो इस तरीके के मॉलिक्यूल जो हैं, इस तरीके के कंपाउंड्स जो हैं, ये दिखाते हैं पोलैरिटी।
ये जो फिनोमिना है, जो ये प्रॉपर्टी है HCl की, या इस तरीके की प्रॉपर्टी और भी उसमें पाई जाएगी, जैसे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन के बीच में है। अब ये देखिए जैसे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का देखिए, ऑक्सीजन तो बहुत ही आगे है, दो हाइड्रोजन अटैच हैं, दोनों की शेयरिंग जो है अपनी ओर खींचे रहेगी, और जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल डबल नेगेटिव मान के चलेंगे, और इस पे पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा, इस पे भी पार्शियल पॉजिटिव। तो ये जो फिनोमिना है, ये जो प्रॉपर्टी है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की हो या HCl की हो, इसको कहते हैं पोलैरिटी। ये किसी में भी हो सकता है, और इसी की वजह से जो है पोलर सॉल्वेंट जो बनते हैं, आपसे कई बार आपने सुना होगा, कई बार आप सुनते हैं कि ये कंपाउंड जो है पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं। तो पोलर सॉल्वेंट में इसीलिए डिसॉल्व होते हैं कि उनमें पोलैरिटी पाई जाती है, प्लस माइनस का थोड़ा सा करेक्टर इसमें दिखाई देता है, तो ये उसके साथ अटैचमेंट दिखा सकते हैं। जैसे आपने एक एग्जाम्पल देखा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी जो होती है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो आपने पढ़ी है, उसमें भी दो कंडीशन स्पेशली होती हैं, एक तो हाइड्रोजन होना चाहिए और दूसरा मॉलिक्यूल को पोलर होना चाहिए। जब पोलर होता है और हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, तभी वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है। थोड़ा सा HCl और HF का केस थोड़ा अलग है, HCl में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, क्योंकि ये क्लोरीन जो होता है इसके बाद डी ऑर्बिटल होते हैं, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं दिखाता। लेकिन HF जो है वो दिखाता है, आपका HF जो है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है, वाटर दिखाता है, इस तरह की चीजें जो है दिखाती हैं। सेम केस आपके पोलैरिटी जो है, एक तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे डिपेंड करती है, दूसरा लोन पेयर पर भी डिपेंड करती है। जैसे मैं इसीलिए यहाँ पर लिख दे रही हूँ कि जो ये नाइट्रोजन है, जैसे अमोनिया है, तो अमोनिया के बीच में भी जो होगा उसमें भी केस यही है कि हाइड्रोजन के साथ ये पोलैरिटी दिखाता है, तो इसलिए इसके पास ये माइनस सॉरी ये प्लस दिखाई देगा, और इसके पास लोन पेयर है, इसलिए इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज दिखाएगा। तो ये अमोनिया भी जो होता है, अमोनिया में भी आपके पोलैरिटी पाई जाती है। ठीक है, सॉरी ये प्लस नहीं, यहाँ माइनस होगा और ये प्लस होगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको पोलैरिटी समझ में आ गई होगी। पोलैरिटी में एक फजान का रूल होता है, आपने शायद 12th में भी पढ़ा होगा, जो लोग BSc करते हैं उनको भी पढ़ाया जाता है, लेकिन बीटेक में फजान के रूल का इतना कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया है कि बहुत ज्यादा इनको ब्रीफ में नहीं पढ़ना है। आपका इंटरेस्ट हो तो आप पढ़ लीजिए, लेकिन बाद में उसको आप एक किनारे कर दीजिए, क्योंकि उनकी जरूरत बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगी। यहाँ पोलैरिटी का मतलब केवल इतना है कि हाई डिफरेंस बिटवीन हाई डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन टू एटम्स, बस यही आपको ध्यान रखना है इन कोवेलेंट कंपाउंड, इन कोवेलेंट कंपाउंड, बस इतना ध्यान आपको रखना है। एक एक लाइन की डिफिनीशन सबकी है, बस उतना ही तैयार रखना है। बहुत लंबी चौड़ी डिफिनीशन या सब नहीं, अगर ये सब आप करेंगे तो फिर आप अपने सिलेबस पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, क्योंकि बीटेक में भी 5 यूनिट है, 5 यूनिट का लगभग है 10 या 11 चैप्टर आपके पढ़ जाते हैं, पर यूनिट आपके 2 चैप्टर लगभग पढ़ते हैं। तो इस हिसाब से पर इन्हीं में आप लगे रहेंगे तो फिर आगे आप कैसे पढ़ पाएंगे। तो इसलिए, और हर यूनिट के पहले आपको कुछ ना कुछ बेसिक पढ़ना ही है। तो यहाँ पर जितना ये पहली यूनिट है, जो आपकी पहली यूनिट में जितना आपको बेसिक्स की जरूरत है उतना मैं यहाँ बता दे रही हूँ। ठीक है, तो ये हो गया पोलैरिटी। अब इसके बाद आपके इसमें जो बेसिक चीजें हैं उसमें आपके एक आ जाएगा डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल। ठीक है, डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल मैंने पिछले सिलेबस में पिछले वीडियो में भी बताया था शायद, इसमें डी ब्रोगली का बताई होगी थ्योरम आपको। डी ब्रोगली का आपको बिल्कुल हल्का सा आपको डेरिवेशन भी छोटा सा आपको बताया होगा कि जो ये न्यूक्लियस होता है, इसके चारों मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ क्योंकि अभी इसकी जरूरत पड़ने वाली है। ये जैसे आपका सेल हो गई, ये सेल हो गया, वो न्यूक्लियस हो गया, ये ऑर्बिटल है। तो जब ये ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सब बता चुके हैं आपको, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है। तो जब ये अपनी एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो बिहेव करता है पार्टिकल की तरह। ठीक है, तो इसलिए इसका फॉर्मूला यहाँ बनेगा E=mc²। ठीक, अब इसी में जब ये पार्टिकल मूव करेगा, तो ये जब इस तरह मूव कर रहा है तो यहाँ पर ये बिहेव करेगा वेव की तरह। ठीक है, और वेव के लिए फॉर्मूला होता है E=h। ठीक है, ये आपको शायद हमने पिछले वीडियो में भी बताया होगा, लेकिन मैं फिर से शॉर्ट में बता दे रही हूँ क्योंकि इसी से रिलेटेड चीजें आगे बतानी है, तो इसलिए मैं आपको ध्यान दिला रही हूँ इसमें। जब दोनों की एनर्जी को हम इक्वल करेंगे तो ये हो जाएगा ν होता है c/λ, तो ये आपका जो फॉर्मूला आएगा वो आपका आ जाएगा ये फॉर्मूला आपका आएगा mc =
एच अपॉन लेमडा। ठीक है। एमसी जहां पर ये कोणीय संवेग को दिखाता है, ये जो आपको दिखा रहा है ये एंगुलर मोमेंटम को दिखा रहा है, लेमडा जो है आपकी वेवलेंथ को दिखा रही है। ठीक है। अगर आप अलग अलग देखें तो आप ये देखें कि ये एम जो है मास ऑफ पार्टिकल है, पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, सी जो है वेलोसिटी। ठीक है। तो ये डुअल नेचर है। अब इस डुअल नेचर को प्रूव करने के लिए और भी दो चीजें हैं, जिसमें आपके है हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये डुअल नेचर जो दिया है वो दिया डी ब्रॉगली ने है, लेकिन इसको प्रूव करने के लिए और भी दो फंडामेंटल आए हैं, जिसमें आपके है डी ब्रॉगली तो हो गया, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का नियम कहा जाता है। ठीक है। तो इसमें क्या बताया जाता है, अब देखिए इसमें डुअल नेचर अगर आपके दिमाग में है तभी आप इसको भी समझ पाएंगे। इसमें ये कहा जाता है कि ये एक बार में इलेक्ट्रॉन जो या इलेक्ट्रॉन हो या कोई भी मूविंग पार्टिकल है वो एक बार में पार्टिकल की तरह बिहेव करता है और एक बार में वेव की तरह बिहेव करता है। तो अगर आप दोनों चीजें एक साथ काउंट करेंगे, मतलब दोनों कैरेक्टर हम एक साथ निकालना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए इन्होंने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसका दिया है कि पार्टिकल की पोजीशन को हम दिखा रहे हैं डेल्टा एक्स से, और उसका एंगुलर मोमेंटम यानी कि कोणीय संवेग, मतलब पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन और उसका कोणीय संवेग यानी कि एंगुलर मोमेंटम, इनको एक साथ काउंट नहीं किया जा सकता। इसीलिए इसको अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहा जाता है, कि मतलब पार्टिकल के कोणीय संवेग, पार्टिकल की पोजीशन और पार्टिकल के कोणीय संवेग। तो पार्टिकल का कोणीय संवेग तो नहीं होगा, कोणीय संवेग होगा आपका, एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो आपका वेव की तरह होगा। मतलब वो दोनों कैरेक्टर जो हैं किसी भी पार्टिकल में एक साथ नहीं आ सकते। अगर आप उसको पार्टिकल की तरह फील कर रहे हैं तो वहां पर पार्टिकल की प्रॉपर्टी आएगी, अगर आप उसको वेव की तरह काउंट कर रहे हैं तो वहां पर वेव की प्रॉपर्टी आएंगी। तो इन्होंने ये फार्मूला एक दिया है इसके लिए, इसको भी तैयार कर लीजिए। ये हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, डेरिवेशन इसका तैयार करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ये दिखा दे रही हूँ मैं आपके शॉर्ट में, यहाँ पर बता दे रही हूँ। डेल्टा एक्स जो है ये पार्टिकल की बताता है, तो इसलिए ये पोजीशन को दिखाएगा। ठीक है। और ये डेल्टा पी जो है ये जो आपका है ये एंगुलर मोमेंटम को दिखाएगा। एच को आप जानते ही हैं, प्लैंक कांस्टेंट होता है। तो ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को दिखाता है। अब एक और चीज है जो इसके डुअल नेचर को यानी वेव और पार्टिकल दोनों बिहेव को कंफर्म करती है, प्रूव करती है, सपोर्ट करती है, जिसको कहते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन। श्रोडिंगर इक्वेशन जो है बीएससी में पूरा फुल है, अच्छा खासा है, हाइड्रोजन में भी है, बाकी दूसरे मॉलिक्यूल्स में भी बताई जाती है, लेकिन यहाँ पर बहुत डिटेल में नहीं आपको पढ़ना है। यहाँ पर सिर्फ आपको पता होना चाहिए, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, कि यहाँ पर केवल आपको पता होना चाहिए कि श्रोडिंगर इक्वेशन होती क्या है। ठीक है ना। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि ये सारी चीजों का बस इतना है कि इतनी नॉलेज होनी चाहिए, इतनी पकड़ होनी चाहिए कि आखिर श्रोडिंगर इक्वेशन है, अगर हम कहीं पर भी दिमाग में आ जा रहा है हमारे, क्योंकि ये सब चीजों की सबसे बड़ी चीज ये है कि इनमें से कुछ भी आपको सिलेबस में नहीं दिखेगा। ना सिलेबस में आपके हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिखाएंगे, ना आपको डी ब्रॉगली इक्वेशन दिखाएंगे, ना आपको वहां पर पोलैरिटी दिखाने वाले हैं। वहां पर ये सब चीजें आपको नहीं दिखाते हैं। वहां पर सिर्फ आपको सीधे सीधे जो सिलेबस है वही दिखाते हैं कि आपको सिलेबस में स्पेशली पढ़ना क्या है। लेकिन बस प्रॉब्लम यही होती है कि जब सिलेबस आप स्टार्ट करते हैं तो उसमें बीच में अगर कहीं आप फंस गए तो बस प्रॉब्लम आ जाती है कि बीच में आपसे बात कर ली गई कि आपसे कहा गया कि डुअल नेचर बताइए, तो डुअल नेचर आपकी बात होने लगी कभी, तो आप पता चला कि डुअल नेचर में आप परेशान हो गए कि डुअल नेचर होता क्या है भाई, डुअल नेचर ही हमको नहीं पता है। तो वहां पर कोई आपको इतना टाइम नहीं देगा कि आपको दोबारा से पता है। तो बस होता ये है कि आपको तैयार होना चाहिए।
केवल दिमाग में चीजें रहनी चाहिए, कहीं किसी भी टॉपिक के लिए आप अननोन ना हो बस। आप देखिए श्रोडिंगर इक्वेशन जो है ये भी डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल को सपोर्ट करती है। मेन चीज इसमें क्या है, सबसे पहले आपको 3D के बारे में पता होना चाहिए। 3D सिर्फ मूवीज या पिक्चर्स नहीं होते हैं, 3D हमारे यहाँ इक्वेशंस भी होती हैं, या 3D हमारे यहाँ केमिस्ट्री में पिक्चर भी होता है। केमिस्ट्री में कौन सा पिक्चर होता है, आप देखिए जब आप किसी भी ऑर्बिटल को देखते हैं तो वहां आप देखेंगे, जैसे हमने पी ऑर्बिटल को कंसीडर किया, पी ऑर्बिटल को हम देखिए हॉरिजॉन्टली जो ले जा रहे हैं तो ये एक्स डायरेक्शन को दिखाएगा, ठीक है। एक हमने वर्टिकल ले गए, ये वाई डायरेक्शन को दिखा रहा है, ठीक है। और इसी तरीके से एक हम इसको डायगोनली ले जा रहे हैं तो ये जेड को दिखाएगा। तो हमारे यहाँ 3 डायरेक्शन में मॉलिक्यूल को दिखाया जाता है, ये ऑर्बिटल को दिखाते हैं, एक्स डायरेक्शन, वाई और जेड, ठीक है। इसको कहते हैं 3D स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जो मूविंग पार्टिकल है, जो मूव कर रहा है पार्टिकल, जब आपको ऑर्बिट ऑर्बिटल हमने पिछले वीडियो में बताया है तो वहां एक वर्ड यूज हुआ होगा कि maximum probability of finding an electron in 3-dimensional area around the nucleus। न्यूक्लियस के चारों ओर 3-dimensional एरिया जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना, पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, सबसे ज्यादा होती है, उसको कहते हैं ऑर्बिटल। ये आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया है, ठीक है। तो ये 3-डायमेंशनल एरिया जो है वहां भी शायद बताया होगा, लेकिन मैं फिर याद दिला दे रही हूँ। तो 3-डायमेंशनल एरिया में जो हमारा इलेक्ट्रॉन या पार्टिकल मूव कर रहा है, वहां पर उसके डुअल नेचर को हम कैसे कैलकुलेट करें, डुअल नेचर को कैसे एक्सप्रेस करें, उसके बारे में बताती है आपको श्रोडिंगर इक्वेशन। श्रोडिंगर इक्वेशन में जो उसका मूवमेंट है या उसका जो कोणीय संवेग है, उसको एक तरीके से एम्पलीट्यूड के फॉर्म में लिया गया है। तो इसीलिए इसका जो यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा वो देखिए क्या बनता है जाके, ये मैथमेटिकली है, इसका अच्छा खासा डेरिवेशन होता है, इसलिए आप बिल्कुल घबराए नहीं कि मैम ने डेल भी यूज किया, साई भी यूज किया और इसका कहाँ से क्या आ गया। आता बहुत लंबी चौड़े प्रोसेस से है, 2 पेज का आपका डेरिवेशन है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए आप बहुत ज्यादा उस पर कंसंट्रेट ना करें। बस आप ये ध्यान रखें, अपने दिमाग में रखें कि ये 3-डायमेंशनल एरिया में दिखाया जा रहा है और यहाँ पर एम्पलीट्यूड यानी कि एम्पलीट्यूड कह सकते हैं या वेव फंक्शन कह सकते हैं, वेव फंक्शन के फॉर्म में हम पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसमें जो है किस तरीके से दिखाया जा रहा है डुअल नेचर को, बस उसी को देखना है। अभी मैं बता रही हूँ कि इसमें क्या क्या है, बस इतना ही याद रखिए कि इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हुई हैं। बाकी इसका डेरिवेशन बहुत लंबा है और इतनी जल्दी आपको समझ में आएगा भी नहीं, और उसकी कोई नीड भी नहीं है, इसलिए मैं उसको नहीं बताऊंगी। हमको थोड़ा अच्छे से बना दें, जैसे आपको दिख रहा है। अब देखिए ये है श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है। अब इसमें देखिए ये जो साई है ये तो दिखाती है वेव फंक्शन को, अब वेव का करेक्टर है तो वेव फंक्शन तो होगा ही, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको m दिख रहा है, h दिख रहा है, प्लैंक कांस्टेंट दिख रहा है। तो m जो है ये मास ऑफ पार्टिकल है। अब देखिए यहाँ पर पार्टिकल का बिहेवियर भी दिखने लगा। h आप जानते हैं प्लैंक कांस्टेंट होता है। e जो है इसमें E और V दोनों ही जो होते हैं वह एनर्जी को दिखाते हैं, ठीक है। कहने के लिए आप कह सकते हैं ये काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। V को पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। लेकिन कई जगह पर जो श्रोडिंगर इक्वेशन यूज करते हैं तो उसको दोनों का एनर्जी का फॉर्म के फॉर्म में यूज करते हैं कि ये इस तरीके स्टेबल फॉर्म है या डायनेमिक फॉर्म है। वहां पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का वर्ड यूज नहीं करते हैं, लेकिन आपको उसमें टेंशन नहीं लीजिए, आप अपनी नॉलेज के लिए याद रखिए। क्योंकि बीटेक में ये जितने भी टॉपिक मैंने इस वीडियो में या इसके पहले के एक वीडियो में बताए हैं, उनमें से कुछ भी आपके सिलेबस में शो नहीं है, मेंशन नहीं किया गया है। तो लेकिन इनकी जरूरत पड़ती है। ये सारे जितने भी टॉपिक मैंने बताए हैं वो सारे 2-2 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं, सेक्शन ए आपका जो आता है बीटेक में, जब एकेटीयू का पेपर होता है तो वहां पर 2-2 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तो उनकी अच्छी खासी इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि छोटे क्वेश्चन नहीं होते हैं, वो कई नंबर में होते हैं, 7 या 10 क्वेश्चन आते हैं और कंपलसरी क्वेश्चन में होते हैं, आप उनको छोड़ नहीं सकते। तो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे वहां पर आपसे पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल बाय
द वे ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। तो आपको श्रोडिंगर इक्वेशन बतानी, थोड़ा सा वेव नेचर बताना है, डुअल नेचर बताना है, जैसे आपको भी हमने बताया। वैसे ही हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे आ सकता है, डी ब्रॉगली पे आ सकता है, पोलैरिटी पे आ सकता है। तो इन पे आपको कोई 2 पेज 2.5 पेज का आंसर नहीं देना, इनको आपको 8 या 10 लाइन में बताना है। 2 नंबर के क्वेश्चन का मतलब इतना ही होता है। तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। और कहीं अंदर भी आप पढ़ रहे हैं सिलेबस के बीच में, मान लीजिए कहीं पर हमने वेव फंक्शन को यूज कर लिया, तो आप तुरंत कहेंगे कि वेव फंक्शन का इलेक्ट्रॉनों में क्या बता रही हैं आप, तो आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए कि वेव फंक्शन को किसने यूज किया था, श्रोडिंगर ने। श्रोडिंगर ने इसके 3 डायमेंशनल मूवमेंट को, जो 3 डायमेंशनल एरिया में जो ये ऑर्बिटल जिसको कहते हैं, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है, वहां कहीं भी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावनाएं हैं, उसको किसने रिप्रेजेंट किया है, श्रोडिंगर ने। अब ये एक्स वाई और जेड जो दिख रहा है, देखिए आप इसमें दिख रहा है, अच्छा इसमें देखिए मैं स्क्वायर लगाना भूल गई हूँ, इसमें एक्स वाई जेड जो आपका दिख रहा है, ये क्या है, ये डायमेंशन को दिखा रहा है, एक्स वाई और जेड मैंने अभी आपको ऊपर बताया, ठीक है। ये जो साई है ये सब इसके एम्पलीट्यूड या वेव फंक्शन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये हो गई श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है। मैंने आपको मैक्सिमम चीजें पढ़ा दी हैं। एक इसके पहले एक और वीडियो है, उसको भी देख लीजिए और इसको भी देख लीजिए। ये दोनों अगर आप देख लेंगे तो आपकी जो फर्स्ट यूनिट है आपकी बीटेक फर्स्ट ईयर सिलेबस जो है आपका, उसमें जो फर्स्ट यूनिट है उसका आपके पास रॉ मटेरियल कह सकते हैं या बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होता है। हाँ, तो इनमें से कहीं, और फिर भी आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में है फिर भी, तो आप उसमें क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। अगर छोटा आंसर होगा तो मैं आपको वहीं बता दूंगी। आपको आप चाहे तो पर्सनली, आप चाहें तो आप ईमेल एड्रेस अपना दे दीजिए। और अगर आपके पास कोई बड़ा एक्सप्लेनेशन आपको किसी भी चीज में चाहिए तो उसमें आप जो है मैं अपना एड्रेस दे दीजिए, मैं उसमें आपको वीडियो बना के बड़ा सा वीडियो बना के जैसा भी आप चाहेंगे वैसे आपको आंसर मिल जाएगा। किसी भी चीज का नोट्स चाहिए हो तो भी आप भेज सकते हैं, बोल सकते हैं, मैं उसका पीडीएफ दे दूंगी आपको। और इसमें से कुछ भी कहीं, चाहे आप नोट्स लें, चाहे किसी भी आपके पर्सनल क्वेश्चन का कोई भी आंसर हो, मेरी तरफ से किसी भी तरीके के पैसे की डिमांड नहीं है, कोई भी आपसे फीस नहीं मांगी जा रही है। चाहे आप 2 लाइन के क्वेश्चन का आंसर मांगे और चाहे आप 1 घंटे का वीडियो मांगेंगे, या किसी भी टॉपिक पे, किसी भी यूनिट पे आपको नोट्स चाहिए हो, तो कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। चाहे आप फुल सिलेबस का नोट्स लें और चाहे आप 1 यूनिट का, 1 टॉपिक का नोट्स लें, मुझे आप फ्री होकर मैसेज करिए, आपसे 1 रुपए का भी कोई चार्ज आप